प्रिय छात्रों, आज मैं आपको द्वितीय सेमेस्टर में पिछले लेक्चर में आपको सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के विषय में बता रहा था। कल मैं आपको सूर्य ग्रहण बता रहा था। सूर्य ग्रहण जैसे आप ये समझो, सूर्य है, ये आपका चंद्रमा है और ये आपकी पृथ्वी। मैंने बताया था कि खगोलीय घटनाओं में सूर्य के अलावा जितने भी खगोलीय पिंड हैं वह सभी क्या कर रहे हैं? चक्कर कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में। और चंद्रमा चूँकि पृथ्वी का उपग्रह है, ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इनके चक्कर लगाते लगाते एक ऐसी स्थिति बनती है कि ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। अभी पिछले दिनों सूर्य ग्रहण लगा था। आप ये कंडीशन जान लीजिए कि जब तक ये तीनों सीध में नहीं होंगे तब तक ग्रहण की स्थिति नहीं बनती। इसलिए जब भी ग्रहण लगेगा तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या होंगे? एक सीध में होंगे। और ऐसे हालात में यह सूर्य का प्रकाश जो होता है यहाँ पृथ्वी पर पहुँच नहीं पाता। ये चंद्रमा की यहाँ छाया पड़ने लगती है और चंद्रमा की यहाँ छाया नहीं पड़ती, यहाँ पे। और जब चंद्रमा पर की छाया यहाँ पड़ने लगती है तो पृथ्वी पर खड़ा हुआ मनुष्य यहाँ से जब देखता है तो सूर्य उसको दिखाई नहीं देता। इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अगर चंद्रमा के छाया से सूर्य का कुछ भाग ही नहीं दिखाई देता तो उसको हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन अगर पूरा का पूरा ये सूर्य का भाग नहीं दिखाई देता तब हम इस स्थिति को क्या कहते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण। और जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो इसके चारों तरफ एक प्रकाश की दीप्ति दिखाई देती है जिसको डायमंड रिंग कहा जाता है या हीरक वलय कहते हैं। हीरक वलय। इसलिए सूर्य ग्रहण की स्थितियाँ होती हैं जब चंद्रमा की छाया इस पर पड़ने लगती है तो यहाँ पर खड़ा व्यक्ति पृथ्वी पर सूर्य को नहीं देख पाता और ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण लगता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जब कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। और यह सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? अमावस्या को। ये तो सूर्य ग्रहण रहा। इसी प्रकार से सेम स्थिति आपकी किसकी होती है? चंद्र ग्रहण की। बस आपको ये पता करना, चूंकि हमेशा सूर्य कांस्टेंट रहता है। अब आता है आपका चंद्र ग्रहण। सपोज करिए कि सूर्य है, यहाँ पर आपको समझ करिए पृथ्वी है और ये क्या है? चंद्रमा। अब कैसे चंद्र ग्रहण होगा? क्योंकि जब सूर्य की किरणें यहाँ से चलेंगी तो पृथ्वी की छाया इस पर पड़ने लगती है और पृथ्वी की जब छाया पड़ने लगती है तो यहाँ पर जो है चंद्रमा का भाग जो दिखाई नहीं देता। पृथ्वी पर खड़ा हुआ व्यक्ति यहाँ से जब देखता है तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। और यह कब लगता है? यह पूर्णिमा को लगता है। पूर्णिमा को। इसलिए आपको केवल विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगते हैं। और सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। इतनी बातें दिमाग में रखना है। आपसे ही पूछे जा सकते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगता है या सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है, उसको आप समझाइए, तो आप ऐसे बताएंगे। इसके बाद आपको आता है
प्राकृतिक शक्तियाँ, प्रकृति में जो भी आप परिवर्तन देखते हैं ये प्राकृतिक शक्तियाँ क्या होती हैं, इसको आप देखिए। प्राकृतिक शक्तियाँ, ये प्राकृतिक शक्तियाँ क्या है? प्रकृति में दो तरह की शक्ति पाई जाती है, एक आंतरिक शक्ति और एक बाह्य शक्ति। आंतरिक शक्तियों से क्या परिवर्तन होते हैं हमारे इस पृथ्वी पर? आंतरिक शक्तियों की ही देन है कि कहीं आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, कहीं आपको मैदान दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं आपको जो क्या नाम से पठार दिखाई दे रहे हैं, कहीं आपको ज्वालामुखी दिखाई देता है, कहीं भूकंप दिखाई देता है। ये सब पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण होता है। लेकिन पृथ्वी पर इस धरातल पर कुछ बाह्य शक्तियाँ भी कार्य करती हैं। उन बाह्य शक्तियों के कारण भी पृथ्वी पर परिवर्तन होते हैं। और वो परिवर्तन क्या होते हैं? जैसे अपक्षय, अपर्दन, नदियों के द्वारा, हवा के द्वारा, तापमान के द्वारा, इन सब चीज़ों से जो क्या नाम से स्थलों पर परिवर्तन होता है या हमारी पृथ्वी पर परिवर्तन होता है, उनको हम बाह्य शक्तियाँ कहते हैं। नदी द्वारा, हिमानी द्वारा, समुद्री लहरों द्वारा, पवनों द्वारा, तापमान द्वारा, इन सब के कारण जो हमारे इस भूभाग पर, हमारी इस पृथ्वी पर परिवर्तन आते हैं, उनको हम बाह्य शक्ति कहते हैं। लेकिन भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुआ, ये सब कौन सी शक्तियाँ हैं? ये सब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ कही जाती हैं। अब सबसे पहले दो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, एक अपक्षय, अपक्षय और एक अपर्दन पूछा जाता है। अपर्दन, अपर्दन, ये दो चीजें। अपक्षय क्या होता है? जब ताप और रासायनिक क्रियाओं के कारण कोई भी चट्टान अपनी ही जगह पर टूटकर स्वतः पड़ी रहती है, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। उसमें किसी प्रकार का जो है स्थान परिवर्तन नहीं होता। अपक्षय में आप हमेशा पूछा जाता है कि अपक्षय क्या है, तो अपक्षय में आप ये जान लीजिए कि कोई भी चट्टान हो चाहे मिट्टी हो, जो किसी रासायनिक या ताप या दाब के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन उसमें होता है, टूट फूट होती है और वह स्वतः अपनी जगह पर ही पड़ी रहती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। लेकिन अपर्दन, अपर्दन उसे कहा जाता है कि जब यही अपक्षयित पदार्थ पानी के द्वारा, हवा के द्वारा खिसक करके, कट करके दूसरे स्थानों पर जा करके क्या होने लगते हैं? जमा होने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। इसलिए अपक्षय और अपर्दन में अंतर होता है। अपक्षय में पदार्थ टूट फूट करके अपने ही स्थान पर पड़ा रहता है, और अपर्दन की स्थिति में वह अपक्षयित पदार्थ जो टूटे फूटे चट्टान के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर नदियों के विषय में बताया गया कि नदियों का जो उद्गम स्थान है, चूँकि नदियों की तीन अवस्थाएं होती हैं। नदी क्या काम करती है? नदी जिस उद्गम स्थान से चलती, इसके तीन भाग होते हैं। इसको एक भाग का नाम है ऊपरी भाग, ऊपरी भाग, दूसरे का नाम है मध्य भाग, मध्य भाग, और तीसरे का नाम है निचला भाग, निचला भाग। अब इसी को हम आपको समझाएंगे। ऊपरी भाग किसको कहते हैं? नदी जिस उद्गम स्थान से चलती है। जैसे आप सपोज करिए कि नदी ये हिमालय की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ से नदी निकल रही है, और नदी जब यहाँ से निकलती है तो इसका बहाव बहुत तेज होता है, बहुत ज़्यादा बहाव होता है पानी का, और यहाँ से पानी बहुत तीव्र गति से ऐसे नीचे गिरता है इस रास्ते से।
और आकर के यहाँ पर जब मैदान वाले क्षेत्र में पहुँचता है तो यहाँ पर बहुत बड़ा खड्ड का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, महाखड्ड, जिसको क्या कहते हैं, महाखड्ड कहते हैं। और यहीं से नदी फिर क्या करती है, धीरे धीरे मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। इस अपने उद्गम के जो जहाँ से नदी निकलती है पहाड़ी क्षेत्रों से, वहाँ से इसका ढाल इतना तीव्र होता है कि यहाँ पर एक घाटी का निर्माण कर देती है नदी, जिसको हम वी आकार की घाटी कहते हैं। कौन सी आकार की, वी आकार की घाटी, आकार की घाटी। चूँकि इसके मुहाने को तो काटते काटते चौड़ा कर देती है, लेकिन जहाँ गिरती है वहाँ पर जो है खड्ड का निर्माण करती है, इसको महाखड्ड कहते हैं। इसी ऊपरी भाग को, नदी को एक दूसरा नाम दिया जाता है, जिसको ईवा अवस्था कहते हैं, ईवा अवस्था। यह नदी की ईवा अवस्था कहलाती है, जो बाल्यापन कहलाता है। क्योंकि जहाँ से उद्गम होता है नदी का, जैसे गंगा और यमुना का, गंगोत्री और यमुनोत्री से जब निकलती है तो वह बहुत तीव्र धाराओं में बहती है। आप कभी जाके देखना, हरिद्वार में हर की पैड़ी में गंगा जो आप यहाँ पर देखते हैं एकदम बेचारी बहते हुए सर्प के आकार की चलती है। यही स्थिति आप हरिद्वार में जाके देखोगे तो इतना फास्ट पानी चलता है कि अगर उसमें आपको ऐसे छोड़ दिया जाए तो आप उसमें बह जाएंगे, क्योंकि उसका ढाल बहुत जो है क्या नाम से तीव्र है, तेज है। और ऐसी स्थिति में इसको नदी का क्या कहते हैं, युवा अवस्था कहते हैं, जिसमें नदी उछलते कूदते हुए चलती है। जैसे एक छोटा सा बालक क्या करता है, अपने क्या नाम से लड़कपन में उछलते कूदते हुए खेलता है, उसको युवा अवस्था, उसकी क्या नाम से बाल्यावस्था कहते हैं। युवा अवस्था नहीं, इसको बाल्यावस्था कहा जाता है, जहाँ से नदी क्या करती है, बाल्यावस्था। और इसके बाद नदी फिर क्या करती है, आकर के धीरे धीरे ऊपरी उद्गम स्थानों से जब यहाँ से चलती है तो फिर ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इधर ऐसे मैदानी भागों में आती है, उसका आकार जो है टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। और जब मैदानी भागों में आती है तो इसका बहाव जो हो जाता है, कम हो जाता है। और जब बहाव कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति को इसको ईवा अवस्था कहते हैं, ईवा अवस्था। इसकी नदी की ईवा अवस्था इसको कहते हैं। और ईवा अवस्था में इसमें भी आकार की घाटियाँ बनाती हैं। कभी कभी बीच रास्ते में इनके बहुत कठोर चट्टानें मिल जाती हैं, तो कठोर चट्टानों से हो करके जब नदी गिरती है ऐसे, तो यहाँ पर जो है ये जल के गिरने की स्थिति जो होती है, जो तीव्र धाराएं बहती हैं और यही जल प्रपात का निर्माण करती है। इस तरह से ये जल प्रपात होता है। और आगे हम आपको मध्य भाग को कल पढ़ाएंगे नदी का। और थैंक यू।